जैसे मैं पहले से पढ़ाते आया हूँ आप लोगों को, जो भी चैप्टर है पूरे 1 या डेढ़ घंटे में पूरे ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ। कोई भी थ्योरिस्ट है या कोई भी थिंकर है उसको। लेकिन क्या है कि ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप का जो थ्योरी है ये काफ़ी वास्ट है, तो इसको समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। एक तरह से नॉलेज ओवरलोड हो जाएगा अगर मैं एक फ्लो में पूरी अगर 2 घंटे की क्लास ले लूँ, तो एक तरह से नॉलेज ओवरलोड हो जाएगा, जिसके चलते मैं क्या करूँगा कि इसको 2 भाग में बाँट दूँगा। पहला, आज 2 तरह की थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे लीडरशिप की, जिसमें ट्रेड थ्योरी है और बिहेवियरल थ्योरी है। और कल जो हम लोग पढ़ेंगे या नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग पढ़ेंगे वो देखेंगे कंटीजेंसी थ्योरी क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप। तो लीडरशिप जो थ्योरी है, ठीक है, जस्ट लाइक मोटिवेशन, ये भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का। जैसे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में हमने देखा था मोटिवेशन के बारे में, अब हम देखेंगे लीडरशिप के बारे में। इस चैप्टर में हम लोग क्या देखेंगे कि लीडर कौन होता है, ठीक है, उसकी क्या क्वालिटीज हैं, डिफरेंस क्या होता है एक लीडर और मैनेजर में, क्या क्या डिफरेंस होते हैं, और क्या लीडर बॉर्न होते हैं या जन्म से ही वो लीडर होते हैं, या उन्हें लीडर बनाया जाता है, ठीक है, बनाया जाता है या किसी प्रोसेस के थ्रू लीडर बनते हैं। ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे कि लीडर्स और नॉन लीडर्स में क्या अंतर है, यानी उनके कुछ ट्रेट्स हैं, उसमें हम लोग डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। लेकिन थोड़े से आपको थोड़ा सा वो हो जाए, उस क्लैरिटी मिल जाए, उसके लिए एक कोट यहाँ पे दिया गया है कि लीडर्स डू द राइट थिंग्स एंड मैनेजर्स डू देम राइटली। तो यहाँ पे आपको एक कोड के मदद से आपको कुछ ना कुछ समझ में आ रहा होगा। लीडर्स डू द राइट थिंग, ठीक है, एंड मैनेजर्स डू देम राइटली। राइटली क्या है, यहाँ पे आप दिख रहे हैं प्रोसीजर में, यानी कि मैनेजर्स जो काम करते हैं वहां प्रोसीजरल करेक्टनेस आपको मिलेगा, लेकिन लीडर्स जो काम करते हैं वो राइट थिंग करते हैं, ठीक है। यानी कि राइट थिंग इन द सेंस कि यहाँ पे वैल्यू और फैक्ट दोनों आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैनेजर आपको जहां तक देखेंगे वो राइटली करते हैं। यहाँ प्रोसीजरल है, तो यहाँ पे आपको फैक्ट लेड एन अप्रोच यहाँ पे आपको दिख रहा है, अगर साइमन की भाषा में बोले तो ये थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है। अभी हम लोग देखेंगे आगे कि लीडर्स और मैनेजर के बीच में क्या डिफरेंस है, देखते हैं। तो 2 वर्ड है, एक है लीडरशिप और दूसरा है मैनेजमेंट। इन दोनों को हम लोग इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, ठीक है। तो लीडरशिप से क्या बना है वर्ड, लीडर बना है, और मैनेजमेंट से क्या वर्ड बना है, मैनेजर बना है। तो ये हम लोग ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन कुछ कुछ डिफरेंस है इन दोनों में, हम लोग डिफरेंस देखेंगे क्या है, ठीक है। तो मैनेजमेंट जो है उसका मेन कंसर्न क्या होता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, जहां रूल ऑफ कमांड होता है, हायरार्की होती है, लाइन ऑफ कंट्रोल होता है, पावर, ऑथोरिटी, कोर्सन, ये सब क्या है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के कुछ आपको फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक हैं। तो मैनेजमेंट का कंसर्न किससे है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का, यानी इंटर्न मैनेजर का कंसर्न किससे होगा, यही जो चीजें हैं फॉर्मल ऑथोरिटी में, जैसे पावर, कमांड, ऑथोरिटी, ये सारी चीजें एक तरह से कोर्सिव पावर, जहां वो यूज हो जाए तो वो समझिए कि जहां फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात हो वहां समझिए मैनेजमेंट है, वहां पे मैनेजर है। लेकिन लीडर क्या होता है, लीडर इमर्ज होता है, ठीक है, किसी ग्रुप से लीडर इमर्ज होता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये कूली का सीन है, तो इसमें अमिताभ बच्चन क्या है, यानी कि ये एज ए लीडर वर्क कर रहे हैं, लेकिन ये क्या है, इनके ग्रुप से इमर्ज होके आए हैं, ठीक है, यानी कि इनका कोई फॉर्मल ऑथोरिटी नहीं है किसी को कंट्रोल करने का, इनके पास कोई एक तरह से लीगल बैकिंग नहीं है, फिर भी लोग इनको मान रहे हैं। तो क्यों मान रहे हैं, क्योंकि वो इमर्ज हुए हैं, उनके कुछ ट्रेड्स हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल इमर्ज होके ही लोग आते हैं, फॉर्मल अपॉइंटमेंट पे भी लीडर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे अगर गंगा जल में हम बात करें तो ये जो एसपी साहब हैं अजय देवगन, तो ये क्या है, ये फॉर्मल अथॉरिटी की एक पार्ट है, एक तरह से फॉर्मल अपॉइंटमेंट है इनका एसपी का, लेकिन फिर भी ये एक लीडरशिप का रोल अदा करेंगे, आप फिल्म में देखेंगे। तो लीडरशिप क्या है, ये इमर्ज हो सकता है फॉर्मल अपॉइंटमेंट से भी या एक ग्रुप से भी, लीडर खुद से इमर्ज होकर आएगा। अगर लीडरशिप की हम डिफिनेशन की बात करें तो लीडरशिप क्या है, एक प्रोसेस है जहां एक इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस करता है पूरे ग्रुप को, ठीक है। पर्पस क्या रहता है, एक कॉमन गोल को अचीव करना है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन का हम लोग डिफिनेशन देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन इज ए कंबाइंड एंड कोऑपरेटिव एफर्ट टू अचीव सर्टेन गोल। वैसे ही लीडरशिप क्या है, सेम उसी तर्ज पे है लीडरशिप का भी डिफिनेशन, कि लीडरशिप एक प्रोसेस है जहां एक इंडिविजुअल जो है बहुत सारे इंडिविजुअल को इन्फ्लुएंस करता है या किसी ग्रुप को इन्फ्लुएंस करता है, किसके लिए, तो एक कॉमन गोल के अचीवमेंट के लिए। तो ये है लीडरशिप। अब देखते हैं कि लीडर और मैनेजर के बीच में क्या अंतर हमको देखने को मिलता है। पहला है लीडर कोप्स विथ चेंज, ठीक है, लेकिन मैनेजर कोप्स विथ कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ जो वर्ड आया है ये क्या है, ये वर्क से रिलेटेड है, ठीक है, यानी कि वर्क की कॉम्प्लेक्सिटी से तो मैनेजर कोप करता है, लेकिन जहाँ चेंज होगा वहां मैनेजर हो सकता है कोप अप ना कर पाए, वहां लीडर ही कोप अप करेगा। जैसे अभी कोरोना वायरस पेंडेमिक चल रहा है, तो यहाँ क्या है, यहाँ जो नॉर्मल जो ब्यूरोक्रेसी फंक्शन करती है, ठीक है, रिटर्न रिकॉर्ड्स पे और रिटर्न सेट ऑफ रूल्स एंड लॉ रेगुलेशन पे, ठीक है, तो वहां क्या है, मैनेजर इफेक्टिव
काम करते होंगे। लेकिन अभी क्या है, अभी वहां मैनेजर इफेक्टिवली काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ क्या है, अभी चेंज आ गया है। ठीक है, तो लीडर ही होगा वही चेंज से कोप अप कर पाएगा। तो अभी आपको काफी वीडियोस देखने को मिलेंगे, वो क्या है, वो चेंज से कोप अप कर रहे हैं, वो लीडर है। ठीक है, मैनेजर यहाँ हो सकता है कि फेल हो जाए। लीडर क्या है, हमेशा स्टेटस को चैलेंज करता है, लेकिन मैनेजर क्या होता है, ये स्टेटस को के साथ वर्क करता है। एग्जांपल से समझते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑथोरिटेरियन है, ठीक है, तो ऑथोरिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा जो लीडर है वो क्वेश्चन करेगा वाई, क्यों ऐसा हो रहा है, या मेरे वर्कर हैं उनके प्रति आपका जो लॉ या रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं क्यों ऐसा है। ठीक है, तो वो हम जो लीडर है वो हमेशा क्वेश्चन करेगा स्टेटस को। लेकिन क्या है, मैनेजर जो है स्टेटस को के साथ ही चलेगा, ये पूछेगा कि क्या करना है। ठीक है, जो भी स्टेटस को है मेंटेन है, जैसा कंपनी चल रहा है, ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, वैसे चलने दो। ठीक है, ये केवल रूल फॉलो करेगा, यानी कि ये स्टेटस को चैलेंज करेगा, ये नहीं करेगा। वही ये क्वेश्चन पूछेगा कि क्यों ऐसा है, लेकिन मैनेजर क्वेश्चन पूछेगा कि क्या करना है, आस्क व्हाट। ठीक है, लीडर हमेशा लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करेगा, लेकिन मैनेजर क्या है, वो शॉर्ट टर्म की प्लानिंग करेगा। उसके पास देखिएगा हमेशा एक डायरी रहता है मैनेजर्स के पास, वो क्या है, डायरी में नोट करते हैं कि कल का मेरा टास्क क्या है, और कल के टास्क के अनुसार वो मैन पावर को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो क्या है, इनका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है, इनका शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है मैनेजर का। लीडर क्या है, खुद को लोगों के साथ अलाइन करते हैं। ठीक है, यानी कि वो जबरदस्ती किसी को अपने साथ अलाइन नहीं करवाएंगे अपने कमांड और अथॉरिटी के बल पे। ठीक है, लेकिन वो क्या होगा, खुद लोगों के साथ अलाइन कर जाएंगे। अगर कोई नया ग्रुप मिलता है बच्चों का तो उसके साथ अलाइन हो जाएंगे, जैसे नए वर्कर का या पुराने एक्सपीरियंस्ड वर्कर हैं उनके साथ भी अलाइन हो जाते हैं लीडर। ये क्या है, मैनेजर क्या है, ऑर्गेनाइज पीपुल। ऑर्गेनाइजिंग पीपुल का मतलब क्या है, किसको कौन सा काम डिटेल करना है, किसको क्या बताना है, ये सारे काम ये करेंगे, लेकिन ये खुद को अलाइन करेंगे उनके साथ। लीडर की और एक ट्रेट है कि वो मोटिवेट करते हैं और इंस्पायर करते हैं। ठीक है, जो अपने कलीग्स को मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं, और ये क्या करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं और कंट्रोल करते हैं। अब मैनेजर के साथ जो भी आप बोर्ड देख रहे हैं, अभी इतने दिन से आप देख रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का लेक्चर, ये सारे आपको फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलेंगे। टू ऑर्गेनाइज पीपुल, प्लान, शॉर्ट टर्म प्लानिंग, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन, कंट्रोल, ये सब क्या है, कंट्रोल अगर वर्ड आ गया तो क्या है, यहाँ कोर्सन है, यानी कि दूसरे के विल के विरुद्ध आप अथॉरिटी का इस्तेमाल करके काम करवा रहे हो। तो ये सारे ट्रेड्स आपको मैनेजर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये क्या है, सिस्टम के स्ट्रक्चर पे और उस पे सिस्टम पे फोकस करते हैं, यानी कि इनका लोगों से कंसर्न नहीं रहता, जबकि लीडर क्या है, लोगों पे फोकस करता है, और ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन पे या उसके स्ट्रक्चर पे ज्यादा फोकस रहते हैं। लीडर हमेशा कम्युनिकेट करता है अपने कलीग के साथ और अपने विजन को डिलीवर करता है। विजन को डिलीवर करने का मतलब वो ग्रुप में जाएगा और सबसे बात करेगा और बताएगा कि मेरी प्लानिंग क्या है, मैं क्या करने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन मैनेजर क्या है, ये फॉलो करता है केवल विजन को। विजन कौन सेट कर सकता है, उसका जो सुपीरियर है, सीनियर है, उसके ऑर्गेनाइजेशन में जो हेड है, वो केवल कोई विजन देता है और उसके अकॉर्डिंग ये काम करना शुरू कर देता है। लेकिन लीडर क्या है, उस विजन को क्वेश्चन करेगा, उसका खुद का विजन होगा और उसके अकॉर्डिंग वो अपने 1-to-1 कम्युनिकेशन करेगा अपने नीचे वालों से और बताएगा कि मेरा ये विजन है, उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। ये क्या है, फ्यूचर में देखता है, यानी कि दूरदर्शिता है इसमें। ठीक है, लॉन्ग टर्म ये प्लानिंग करता है। और ये क्या करते हैं, ये केवल मैनेजर जो है प्रेजेंट में वर्क करेंगे, आज का काम कैसे भी कंप्लीट होना चाहिए, आज का जो टारगेट है वो पूरा होना चाहिए। तो ये है कुछ जो पहला हमने देखा कि लीडरशिप और मैनेजमेंट के क्या अंतर है, लीडर और मैनेजर में क्या अंतर है। चलते हैं आगे। आगे देखेंगे कि बेसिस ऑफ ऑथोरिटी क्या है। ऑथोरिटी क्या है, ऑथोरिटी आपको किसी को कोई भी काम करवाने पर मजबूर कर देती है। ठीक है, मजबूर इन द सेंस कि ऑथोरिटी क्या है, आपके पावर एक्सरसाइज करने के एक तरह से आपको तरीका है। ठीक है, एक तरह से ऑथोरिटी क्या है, लेजिटिमेसी है। एक उदाहरण से समझिए, घर में आपके अगर पिताजी कोई आपको बात बोल रहे हैं तो आप क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपने लेजिटिमेसी दे रखी है उनको। ठीक है, क्यों हो सकता है कि इसके पहले एक बेसिस हो कि नहीं वो मेरे पिता हैं या घर में बड़े हैं, तो वो कोई काम बोलेंगे तो मैं करूंगा। तो वो क्या है, ये जो रीजन है वही बेसिस है। ठीक है, या बेसिस इसको बोल सकते हैं। यानी कि आपके फादर को आपने कुछ ऑथोरिटी दी है तो उसका कुछ कारण होना चाहिए ना, बेस। ठीक है, यानी कि कुछ बैकएंड में कुछ होना चाहिए, तो वही बेसिस है। ठीक है, और ऑथोरिटी का यही बेसिस है। वैसे ही कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में लीडर होगा तो लीडरशिप का भी कुछ बेसिस होता है, कुछ बैकएंड में उसके चीज रहता है जिससे लोग उसको फॉलो करते हैं। तो बेसिस ऑफ ऑथोरिटी जो है वो दो टाइप के हो सकते हैं, एक है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल क्या है, ऑथोरिटी एक तरह से हो जाए पोजिशनल ऑथोरिटी, जैसे कि मैं डीएम हूं या मैं एसपी हूं। ठीक है, मैं कुछ कमांड दे रहा हूं तो लोग फॉलो कर रहे हैं बाय वर्च्यू ऑफ माय पोजीशन। ठीक है, ये पोजिशनल ऑथोरिटी है। फॉर्मल लीगल ऑथोरिटी क्या है, लीगल ऑथोरिटी का मतलब कोई बैकएंड में आपका लॉ है, रूल्स है, रेगुलेशन है। ठीक है, और फॉर्मल आप किसी पोजिशन पे हो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, तो इसलिए लोग आपकी बात मानते हैं। ठीक है, तो बेस क्या हो गया, फॉर्मल लीगल ऑथोरिटी।
तीसरा बेस क्या हो सकता है, कोर्सिव अथॉरिटी। कोर्सिव अथॉरिटी का मतलब कोर्सन जहां आ गया, यानी कि आपके पास पावर है। तो कोर्सिव अथॉरिटी में क्या है, ये ट्रांजैक्शनल होता है। अब इसको समझिए, आप कोर्सिव अथॉरिटी को फॉलो करते हैं, किसी को बात मानते हो, क्यों? क्योंकि उस जो लीडर है उसके पास दो चीजें होती हैं, ठीक है। आइदर वो आपको रिवार्ड दे सकता है या आइदर वो आपको पनिश कर सकता है, ठीक है। तो आप उसका बात इसलिए मान रहे हो कि वो पनिश ना करे, पहला चीज, और आप उसका बात इसलिए मान रहे हो कि वो आपको रिवार्ड दे, दो चीजें हो सकती हैं। तो कोर्सिव अथॉरिटी ट्रांजैक्शनल होता है, लोग क्या करते हैं, रिवार्ड के लालच में उसका काम करते हैं, या दूसरा पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए उसकी बात मानते हैं, उसकी अथॉरिटी को मानते हैं। तो ये बेसिस है ट्रांजैक्शनल अथॉरिटी। उसके बाद क्या है, इनफॉर्मल। इनफॉर्मल अथॉरिटी में क्या हो सकता है, एक्सपर्ट पावर हो सकता है। जैसे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नीचे का कोई टेक्निकल स्टाफ हो, ठीक है, वो कोई बात बोले तो उसके अफसर्स उस बात को मानेंगे, क्यों? क्योंकि उसके पास एक्सपर्ट पावर है, यानी कि उसके पास नॉलेज है किसी काम का, तो उसके नॉलेज की अथॉरिटी है यहाँ पे। तो ये एक्सपर्ट का पावर है। दूसरा क्या है, रिफरेंट पावर। रिफरेंट पावर क्या हो सकता है, जैसे ऐसे अगर इंग्लिश में हम उसका डेफिनेशन देखें कि रिफरेंट पावर क्या होता है, तो रिफरेंट पावर रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ ए लीडर टू इन्फ्लुएंस ए फॉलोअर बिकॉज ऑफ फॉलोअर्स लॉयलिटी, रिस्पेक्ट, फ्रेंडशिप, अफेक्शन एंड डिजायर। तो कोई भी फॉलोअर है वो अपने जो लीडर है उसकी बात क्यों मानता है, रेफरेंट पावर अगर हम बेसिस बताएं तो वो इसलिए कि फॉलोअर को मानता है कि अपने लॉयलिटी रहता है उसके प्रति, रिस्पेक्ट रहता है, फ्रेंडशिप रहता है लीडर्स के साथ, इसीलिए वो उसकी बात मानते हैं, वो रेफरेंट पावर कहलाता है। जैसे अगर एग्जांपल हम लोग देखें रेफरेंट पावर का, कि सचिन तेंदुलकर, ठीक है, तो लोग अगर सचिन बोलेगा कि हैंड पास करना है तो लोग ये बात क्यों मानेंगे, क्योंकि वो एक तरह से उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। अब जैसे मोदी हो गया, अमिताभ हो गया, ये क्या है, रेफरेंट पावर है। उसके बाद क्या है, नॉर्मेटिव पावर। नॉर्मेटिव मतलब बेस्ड ऑन सर्टेन वैल्यूज, ठीक है, जैसे कॉन्सेंसस पे हो गया, ठीक है, परसुएशन पे हो गया, पार्टिसिपेशन पे हो गया, तो इसके बेसिस पे ये नॉर्मेटिव पावर है। जैसे कोई आपके साथ पार्टिसिपेट करके काम कर रहा है या कॉन्सेंसस है, ठीक है, तो वो जो बोलेगा आप काम कर रहे हो, वो है नॉर्मेटिव पावर, ठीक है। अब रेफरेंट पावर में हम लोग देख रहे हैं, रेफरेंट पावर भी तीन तरह का होता है, करिश्मेटिक पावर, आइकॉनिक इमेज और कल्चरल डोमिनेशन। करिश्मा क्या होता है, जैसे राम रहीम के भक्त उसकी सारे बात मानते हैं, तो वो क्या है, करिश्मेटिक पावर है, ठीक है। वो करिश्मा नहीं है, लेकिन ऐसे एग्जांपल दे दिए। करिश्मा किसको बोल सकते हैं, जैसे कलाम अगर कुछ बोले तो कोई बात माना तो वो करिश्मेटिक लीडर है, अगर मोदी है तो करिश्मेटिक है। आइकॉनिक इमेज क्या हो गया, जैसे कोई अमिताभ है या मोदी है, ये क्या है, आइकॉनिक इमेज है, तो वो कुछ बोलेंगे तो लोग वो उस काम करते हैं, इसलिए ऐड में लिया जाता है उनको, तो वो क्या है, रेफरेंट पावर है। कल्चरल डोमिनेशन क्या है, जैसे कास्ट सिस्टम में क्योंकि पंडित है ये बात बोल रहा है तो हम उसकी बात मानेंगे, तो ये क्या है, ये कल्चरल डोमिनेशन है, ये एक तरह से रेफरेंट पावर है, यानी कि ये एक रेफरेंट पावर है बेसिस ऑफ ऑथोरिटी जो वो एक्सरसाइज करता है, जिसको संस्कृताइजेशन भी बोलते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब रेफरेंट पावर है। और इंटर्न ये सारी चीजें जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्या है, ये बेसिस ऑफ ऑथोरिटी है, यानी कि कोई अपना ऑथोरिटी इसके एक्सरसाइज कर रहा है तो उसके पीछे क्या कारण है, क्यों है वो, तो उसका बेसिक बेस क्या है, तो वही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो इतना हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्या है, ट्रांसफॉर्मेशनल पावर। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, किसी एक टाइप से दूसरे टाइप में चेंज कर देना। तो ट्रांसफॉर्मेशनल क्या और क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग हाईएस्ट डिग्री ऑफ लीडरशिप, ठीक है। यहाँ लीडर क्या करता है, ये रिकॉग्नाइज करता है पोटेंशियल ऑफ देयर सबऑर्डिनेट्स, यानी उसके फॉलोअर के पोटेंशियल को देखता है और उनको ट्रांसफॉर्म करता है लीडर में, यानी कि लीडर खुद ही लीडर को बनाता है, उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसफॉर्मेशनल। और ये है, इसी के बोलते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप जो है वो बेस्ट टाइप का लीडरशिप है। तो ये हम लोग देखें कुछ बेसिस ऑफ अथॉरिटी, हालांकि ये बुक में कहीं मेंशन नहीं किया है चैप्टर में, लेकिन मेरे नोट्स में था तो मैं सोचा कि आप लोगों को ये बता दो। चलते हैं आगे। अगला है थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप। अगर लीडरशिप बढ़ेंगे हम लोग तो उसको हम लोग तीन तरह से थ्योरी में बांटे हैं। पहला है ट्रेड थ्योरी, दूसरा है बिहेवियरल थ्योरी और तीसरा है सिचुएशनल थ्योरी, ठीक है। सिचुएशनल थ्योरी को हम लोग कंटीजेंसी थ्योरी भी बोलते हैं। तो ये दोनों चीज जो है ये हम आज डिस्कस करेंगे और ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरी सिचुएशनल थ्योरी को देखेंगे। ट्रेड थ्योरी का फोकस कहाँ है, शुरू करते हैं। ट्रेड थ्योरी का फोकस क्या है, ट्रेड थ्योरी बोलता है कि लीडर जो है वो बॉन्ड जन्मे होते हैं, ठीक है, और उनके कुछ ट्रेट होते हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। इसीलिए ये बताता है कि लीडर कौन से हैं, ठीक है, कौन होते हैं लीडर, फोकस है किस पे, यानी कि ये बताएगा ये थ्योरी। अभी पहले थोड़ा सा बता देता हूँ कि लीडर के सर्टेन ट्रेट होते हैं और उस वो ट्रेट जिसमें पाए जाते हैं वही लीडर है। इसके बाद आता है बिहेवियरल थ्योरीज। वो क्या है, ये फोकस करता है कि व्हाट लीडर डू, यानी कि एक्चुअल लीडर करते क्या है, उन पे इनका फोकस है, ठीक है। ये बोलेगा आगे चल के कि लीडरशिप को सीखा जा सकता है, ठीक है, और लीडर्स को बनाया भी जा सकता है, यानी कि इसका कॉन्ट्राडिक्शन है ये एक तरह से। बिहेवियरल थ्योरी कॉन्ट्राडिक्ट करता है ट्रेड थ्योरी को।
ठीक है। बिहेवियरल थ्योरी बोलता है कि देयर आर सर्टेन सेट ऑफ बिहेवियर, ठीक है, कुछ लीडर्स के कुछ बिहेवियर होते हैं। लेकिन इसको भी गलत करेगा नेक्स्ट क्या, सिचुएशनल थ्योरी। सिचुएशनल थ्योरी क्या बोलेगा कि लीडर जो है इमर्ज होते हैं सिचुएशन से, ठीक है। जैसे अन्ना हजारे का मूवमेंट हुआ तो उससे क्या केजरीवाल उभर के आए, तो वो क्या है, एक बाय प्रोडक्ट है सिचुएशनल के, ठीक है, एक कंटीजेंसी के, एक इवेंट के, ठीक है, एक तरह के सिचुएशन के वो बाय प्रोडक्ट है। तो वो क्या है, सिचुएशनल थ्योरी ये बताएगा कि लीडर जो है वो इमर्ज करेंगे, यानी कि लीडर को बनाया नहीं जा सकता या उनके खिलाफ सर्टेन ट्रेड्स नहीं होते, ठीक है, लेकिन सिचुएशन का यूज करके कोई भी लीडर बनता है, ठीक है। केजरीवाल मैंने एक उदाहरण दे दिया, चलते हैं आगे। अब डिस्कस करेंगे हम लोग पहला थ्योरी, जैसे बताया था ना 1 2 3 है उसमें। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ट्रेड थ्योरी क्या है और उसके बाद हम लोग देखेंगे बिहेवियरल पे। तो ट्रेड थ्योरी देखते हैं क्या है। ये थ्योरी मानता है कि जो भी इंडिविजुअल हैं उनके पास एक सर्टेन सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक रहता है, उनके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं और वही लीडर होते हैं, और जिनके पास ये प्रॉपर्टी नहीं होती वो लीडर नहीं होते। ये सिंपल सा है। तो 1930 के दशक में 1930 से 40 पे उसके टाइम पे जो भी ट्रेड्स जो भी लीडरशिप की थ्योरी जा रही थी उनका मेन फोकस क्या था, ट्रेड थ्योरी पे ही था। यानी कि उनका एरिया ऑफ स्टडी क्या था, ट्रेड थ्योरी था। वो ये मानते थे कि ट्रेड कुछ सर्टेन ट्रेड्स रहते हैं लीडर के और वही लीडर बन सकता है। अब इसमें 2 बेसिक एजम्पशन है, ठीक है। इस थ्योरी के पीछे कुछ एजम्पशन है, उस एजम्पशन को देखेंगे हम लोग, उसी के बेसिस पे बेस्ड है ये ट्रेड थ्योरी। पहला है एजम्पशन कि एन इंडिविजुअल इज ए लीडर बाय बर्थ। ये क्या है, इसको दूसरी भाषा में कहें तो इसको बोलते हैं ग्रेट मैन थ्योरी ऑफ लीडरशिप। यानी कि जो भी लीडर है वो बॉर्न होते हैं, वो बने नहीं होते। जैसे गांधी या मंडेला, ये सब क्या है, ये बॉर्न है, ये जन्म से ही लीडर होते हैं। लीडर कोई बनता नहीं है, जन्म से ही है। ये आगे गलत होगा लेकिन इनका क्या धारणा है वही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरा क्या है, इसी में है कि लीडरशिप कैरेक्टरिस्टिक जो है वो इनहेरेंटली प्रेजेंट है, यानी कि वो जन्म से ही प्रेजेंट रहता है उन आदमी में, ठीक है। और वो जो ट्रेट है वो उसको एक्वायर नहीं किया जा सकता है, यानी कि जन्म से वो ट्रेट उनमें रहेंगे। ये गांधी और मंडेला इसके उदाहरण है। दूसरा इसका क्या मानना है, किस इस बेसिस का क्या है, ट्रेड थ्योरी का क्या बेसिस है, इंडिविजुअल जो है लीडर है वो लीडर क्यों है, क्योंकि वो कुछ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक पोजेस करता है, यानी कि उसके सर्टेन ट्रेड्स होते हैं, ठीक है। ये दूसरा इसका मानना है कि जो ट्रेट है उसको एक्वायर किया जा सकता है। कैसे, ट्रेनिंग के द्वारा या सीख के, एजुकेशन के द्वारा इस ट्रेट को एक्वायर किया जा सकता है, ठीक है। तो ये जो ग्रेट मैन थ्योरी है, जो पहला एजम्पशन है ट्रेड थ्योरी का, तो ग्रेट मैन थ्योरी का ही दूसरा एक तरह से इम्प्रोवाइज्ड वर्जन है, ठीक है। इम्प्रूवमेंट किया गया है इसमें, यानी कि इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया है ग्रेट मैन थ्योरी में। ग्रेट मैन थ्योरी क्या है कि जन्म से ही कोई है, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें ये बोलना है कि ट्रेनिंग और लर्निंग के द्वारा अगर एजुकेशन से लर्न किया तो उससे वो भी लीडर बन सकता है। ट्रेड थ्योरी का कहाँ फोकस है कि व्हाट पे फोकस है, ठीक है, कि लीडरशिप में क्या होता है, ठीक है, और लीडरशिप कौन होते हैं, यानी क्या और कौन पे इस पर ज्यादा फोकस है। तो ट्रेड्स क्या हो सकते हैं, जैसे हम लोग डिस्कस करें कुछ ट्रेड्स को, तो जैसे एम्बिशन एंड एनर्जी, ये ट्रेड आपको मिलेंगे लीडर में। डिजायर टू लीड, ठीक है, ऑनेस्टी मिलेगा, इंटेग्रिटी मिलेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलेगा, इंटेलिजेंस मिलेगा, जॉब रिलेवेंट नॉलेज मिलेगा। ये क्या है, ये सर्टेन ट्रेड्स हैं ट्रेड थ्योरी के, ठीक है। तो ट्रेड थ्योरी यही करता है कि ये ट्रेड बाय बर्थ प्रेजेंट होते हैं या बाय एजुकेशन के द्वारा लर्न किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन ये डायनेमिक्स ऑफ लीडरशिप को, ये नहीं, जो लीडरशिप प्रोसेस का डायनेमिक्स है उसको सही तरीके से ये थ्योरी समझा नहीं पाया। डायनेमिक्स ऑफ लीडरशिप प्रोसेस क्या है, वही है कि लीडर सिचुएशन के अनुसार बनता है, ठीक है। सिचुएशनल थ्योरी है जिससे लीडरशिप, सिचुएशनल थ्योरी आगे बताएगा कि सिचुएशंस के द्वारा भी लीडर इमर्ज होकर आते हैं, वो चीजें ये ट्रेड थ्योरी नहीं बता पाया है, ठीक है। और 1930 से लेकर मिड 1940 तक ये थ्योरी डोमिनेट किया है। इस थ्योरी को फर्दर चैलेंज किया है बिहेवियरल थ्योरिस्ट ने, ठीक है। तो बिहेवियरल थ्योरिस्ट इसको किस बेसिस पे चैलेंज करेंगे, वो चैलेंज करेंगे, पहला बेसिस उनका ये रहेगा कि सिचुएशन के अनुसार, ठीक है, या जो बिहेवियर है, सर्टेन सेट ऑफ बिहेवियर, ठीक है, जरूरी नहीं कि वो हर थ्योरिस्ट में मिले, हर लीडर में आपको मिले, हर लीडर में सर्टेन सेट्स ऑफ बिहेवियर मिले, ऐसा संभव नहीं है। किसी में हो सकता है कि ऑनेस्टी हो, लेकिन हो सकता है किसी और में ऑनेस्टी ना हो, इंटीग्रिटी और रेलिवेंट नॉलेज हो, वो भी लीडर है, ठीक है। तो जो भी सर्टेन सेट्स हैं आपके, वो सभी में देखने को नहीं मिलते, किसी में अंतर भी होता है। दूसरा, बिहेवियरल थ्योरिस्ट का ये मानना होगा कि बाय बर्थ नहीं है, वो एक्वायर कर सकते हैं, लेकिन वो एक्वायर करने के बाद भी कुछ बिहेवियर शो करेंगे वो, यानी बिहेवियरल थ्योरी बताएगा, उसका फोकस कहाँ रहेगा कि कैसा उनका बिहेवियर रहता है, ठीक है। ये नहीं कि क्या उनके अंदर है, वो कैसा बिहेवियर शो करते हैं उस पर
बिहेवियरल थ्योरी ज्यादा डिपेंडेंट है। देखते हैं क्या है, समझ में आ जाएगा बाद में। तो ट्रेड थ्योरी में क्या फेलियर था, ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाया यूनिवर्सल कॉमन ट्रेड्स, ठीक है, यानी कि सर्टेन ट्रेड्स हैं वो सब में यूनिवर्सल है, लेकिन कुछ ट्रेड्स कुछ लीडर में मिलते हैं, वो नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो बिहेवियरल अप्रोच आ गया, ठीक है। बिहेवियरल अप्रोच कहाँ फोकस करता है, ये कंसर्न है विथ व्हाट लीडर्स डू, यानी कि उनके एक्शन पे। अब पहले बता देते हैं बिहेवियर क्या है, ठीक है। बिहेवियर वो चीज है जो आपको विजिबल है, ठीक है। तो ऑनेस्टी एक बिहेवियर हो सकता है, कब, जब वो विजिबल हो, ठीक है, किसी फॉर्म में, यानी कोई किसी को कुछ पैसा दे रहा है, कुछ हेल्प कर रहा है, कुछ मदद कर रहा है, तो ये ऑनेस्टी उसका ट्रेट हम मानेंगे कि वो भी उसके बिहेवियर में, कब, जब वो एक्शन में नजर आएगा तब, ठीक है। तो बिहेवियरल थ्योरी कहाँ फोकस करता है, एक्शन पे फोकस करता है, जबकि ट्रेड थ्योरी क्या फोकस कर रहा था, केवल ट्रेड पे फोकस कर रहा था, उसके एक्शन पे फोकस नहीं कर रहा था, ठीक है। तो बिहेवियरल अप्रोच कहाँ स्टडी कर रहा है, इट वाज कंसर्न विथ व्हाट लीडर्स डू, दैट इज सेट ऑफ बिहेवियर्स पैटर्न विच दे मेक लीडर्स लीडर। जो भी लीडर को लीडर बनाता है वो कुछ पैटर्न होते हैं, कुछ सेट ऑफ बिहेवियर होते हैं, उन पे इसका फोकस है, ठीक है। ये भी मानता है कि पैटर्न कुड बी लर्न, उसको सीखा जा सकता है, और रिप्रोड्यूस यानी सीख के दोबारा प्रोड्यूस किया जा सकता है सेम पैटर्न को। तो इसमें बहुत सारे स्टडी किए गए बिहेवियरल थ्योरिस्ट के द्वारा कि कौन सा लीडरशिप जो है, लीडरशिप का स्टाइल सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, जिसमें ओहायो स्टडी है, लोआ स्टडी है, मिशिगन लीडरशिप स्टडी है। तो ये सबसे पहले हम लोग लोआ स्टडी को देखेंगे, ये क्या है, ठीक है। कर्ट लेविन के द्वारा ये स्टडी कैरी आउट किया गया था। ये बताया कि लीडरशिप के 3 बिहेवियर जो है वो सबसे पहले देखा गया है, ठीक है, और तीनों में से बेस्ट कौन है ये बताएंगे। सबसे पहला ये बोलते हैं कि लीडरशिप का स्टाइल एक होता है ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक क्या है, सिमिलर टू क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन में जैसे आपको लीडरशिप देखने को मिलेगा। क्या है, उसके पास पावर है, उसके पास अथॉरिटी है, ठीक है, कोवर्सन है, ठीक है, उसके पास लेजिटिमेसी है, बैकेंड, उसके बैकएंड में क्या है, कोई लॉ है, कोई रूल्स है, रेगुलेशन है, ठीक है, उसके पास पोजिशनल अथॉरिटी है, वो सब क्या है, ऑटोक्रेटिक है। पहला वो क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन में देखेगा। ऑटोक्रेटिक इसलिए बोला गया कि इसमें कॉन्सेंसस नहीं है, ठीक है। ऑटोक्रेटिक क्यों है, क्योंकि जो मैनेजर चाहे वही वर्कर से करवाए, तो वो क्या है, ऑटोक्रेटिक है। कॉन्सेंसस क्या हो गया कि जो भी अपने वर्कर हैं उनसे डिस्कशन करके अगर किसी नतीजे पे पहुंचे तो उसको हम लोग बोलेंगे डेमोक्रेटिक, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक क्या है, जहां कॉन्सेंसस है, यानी कि जो भी वर्कर है उसके साथ बातचीत करके आप किसी नतीजे पे पहुंच रहे हैं, वो है डेमोक्रेटिक लीडरशिप। तो कर्ट लेविन ने क्या बोला कि 3 तरह की लीडरशिप दिखते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। पहला ऑटोक्रेटिक, दूसरा डेमोक्रेटिक, और तीसरा है ये लेसे फेयर। अब इसको प्रोनाउंस करना थोड़ा मुश्किल होता है। मुश्किल क्या है, अगर नहीं बोलते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं इसको लेजेस फेयर। लेजेस नहीं है, ये लेसे फेयर है। लेसे फेयर का मतलब क्या होता है, लेसे फेयर स्टेट हम लोग पढ़ते होंगे जनरल स्टडीज में। लेसे फेयर स्टेट क्या कहता है, द पॉलिसी ऑफ अलाइंग प्राइवेट बिजनेस टू डेवलप विथ गवर्नमेंट विदाउट गवर्नमेंट कंट्रोल, यानी कि बिना गवर्नमेंट कंट्रोल के प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करना चाहिए। लेजे फेयर स्टेट में ही हम लोग को दिखता है कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करते हैं किसके, विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ गवर्नमेंट। हालांकि उस चीज को छोड़े, हम यहाँ देखें कि लेजर फेयर टेक्निक ऑफ लीडरशिप क्या है, इसमें क्या है, विदाउट अदर्स कंट्रोल, यानी कि लीडरशिप यहाँ लीडर कंट्रोल नहीं करता है किसी को, ठीक है। डेमोक्रेटिक में क्या है, कंसेंसस है लेकिन कंट्रोल है थोड़ा बहुत उसका। लेकिन लेजर फेयर में क्या है, लेसे फेयर में विदाउट कंट्रोल है लीडर, ठीक है। तो रेन किस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि जो डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप है वो सबसे अच्छा है, ठीक है। यानी कि ऑटोक्रेटिक भी सही नहीं है और लेजे फेयर भी सही नहीं है, ये दोनों सक्सेसफुल नहीं है लॉन्ग टर्म में, ठीक है। इसलिए डेमोक्रेटिक स्टाइल ही ज्यादा, एक तरह से ज्यादा हम लोग को फॉलो करना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप, ठीक है। लेकिन बाद में ये निष्कर्ष निकला कि जरूरी नहीं कि डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप ही ज्यादा एक तरह से सक्सेसफुल है या ज्यादा प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी आपको दे सकेगा, ठीक है। तो बाद में बहुत सारा स्टडी कैरी आउट किया गया और ये देखा गया कि मिक्स स्टाइल ऑफ लीडरशिप जो है वो ज्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक भी नहीं होना चाहिए, ऑटोक्रेटिक भी नहीं होना चाहिए, एक मिक्स्ड स्टाइल ऑफ लीडरशिप अगर रहेगा तो वो ज्यादा लॉन्ग रन में ज्यादा इफेक्टिव होगा, उससे ज्यादा प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग ट्रेड थ्योरी डिस्कस कर लिया, अब हम लोग बिहेवियरल थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं। उसमें सबसे पहला सब हेडिंग हमने लुआ स्टडी डिस्कस किया। चलते हैं आगे है ओहायो स्टडी। ऐसे बुक में देखेंगे तो ये बहुत बड़ा बड़ा करके दिया है, मैं इसको सिंप्लीफाई करके एकदम छोटा में समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। वही है, अब 2 लाइन में मैंने समझाया। ओहायो स्टडी क्या है, इसमें 2 डायमेंशन पे जज किया गया, ठीक है, लीडरशिप को। इसमें सबसे पहला आप ग्राफ समझते हैं ना, ह्यूमैनिटीज में तो ये भी दिक्कत है ना। देखिए ये एक ग्राफ होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग एक्स एक्सिस, ठीक है, ये 0 है,
ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो इसके अलोंग भी बहुत सारे सब डिवीजन होते हैं, जैसे 1 2 3, इधर भी 1 2 3, ठीक है। तो वाई एक्सिस पे कोई चीज होता है तो वो इंक्रीज कब करेगा, जब हम लोग इधर जाएंगे। एक्स एक्सिस पे कोई चीज है वो इंक्रीज करेगा कब, जब हम इधर जाएंगे। वैसे ही यहाँ ओहायो स्टडी में एक एक्स एक्सिस बनाया गया है और एक वाई एक्सिस, ठीक है। इनका कंक्लूजन निकालते हैं कि कौन सा लीडरशिप ज्यादा इफेक्टिव है वो देखने के लिए। तो एक साइड में क्या है, ये स्ट्रक्चर पे ज्यादा फोकस करने वाले लोग हैं, ठीक है। वो लीडर क्या है, टास्क सेंट्रिक हैं, क्लासिकल हैं, यानी कि उनका काम से मतलब है, उनको एम्प्लॉय से मतलब बिल्कुल नहीं है, वो केवल अपने टास्क को देखते हैं। यानी कि क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन में जैसे लोग हैं वही आपको एक तरह देखने को मिलेंगे। तो एक स्टाइल ऑफ लीडरशिप ये है, ठीक है। और दूसरा स्टाइल ऑफ लीडरशिप क्या है या कैरेक्टरिस्टिक है, हाई ऑन कंसिडरेशन। कंसिडरेशन इन द सेंस कि ह्यूमनिस्टिक फोकस ज्यादा है, यानी कि वो लोगों की बातें सुनता है, कंसेंसस लेता है, डेमोक्रेटिक है, उसके अनुसार कोई काम करता है, ठीक है। अब इस ग्राफ में अगर हम लोग बढ़ते हैं हाई ऑन कंसिडरेशन, ठीक है, यानी कि ऐसा लीडर जो ज्यादा ह्यूमनिस्टिक हो, ठीक है। तो यहाँ वाई क्या होगा, वाई एक्सिस 0 हो जाएगा और एक्स एक्सिस केवल बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो केवल हम लोग इस पे भी जाएं कि वैसा लीडर जो कि ज्यादा ह्यूमनिस्टिक हो तो वो भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सक्सेसफुल नहीं है, ठीक है। तो ये गलत हो गया। दूसरे साइड में हम लोग जा सकते हैं कि जो ज्यादा फोकस करता है किस पे, टास्क सेंट्रिक, यानी कि वाई यहाँ बढ़ रहा है, एक्स यहाँ 0 है, ठीक है। तो वाई वाला भी ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। ओहायो स्टडी कहता है कि इन दोनों के बीच में, ठीक है, यानी कि एक्स भी बराबर और वाई भी बराबर, ठीक है। जितना रेशियो में एक्स बढ़ रहा है वाई भी इतना ही बढ़ रहा है। तो ये क्या है, इस तरह के जो लीडरशिप है जिसमें मिक्स होता है, ठीक है, यानी कि जो टास्क सेंट्रिक भी होती है, ह्यूमनिस्टिक भी होती हैं, तो ये जो है ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव स्टाइल है लीडरशिप का। ओहायो स्टडी ये कंक्लूड करता है, स्टडी इफेक्टिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप इज ऑन कंसिडरेशन एज वेल एज ऑन स्ट्रक्चर। कंसिडरेशन क्या है, कंसिडरेशन का मतलब ह्यूमनिस्टिक, यानी कि जो ह्यूमन वैल्यू पे ज्यादा फोकस कर रहा है। स्ट्रक्चर यानी कहने का मतलब टास्क सेंट्रिक, यानी कि दोनों पे जो है उनका कंसिडरेशन पे भी फोकस है और स्ट्रक्चर पे भी फोकस है। वही सबसे इफेक्टिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप है, ठीक। ओहायो क्लियर। आगे चलते हैं, मिशिगन स्टडी क्या है। तो मैंने आपको रेंसिस लिकर्ट के बारे में पढ़ाया था और उसमें मैंने काफी एक्सटेंसिवली बताया है, 2 तरह के मैनेजर्स होते हैं, एक टास्क सेंट्रिक और एक एम्प्लॉय सेंट्रिक। अगर आप उस वीडियो में जाएंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा, वो 15 मिनट डिस्कशन है केवल उसी पे। तो वो क्या बताते हैं कि लीडरशिप के 2 तरह के स्टाइल होते हैं जो लिकर्ट मिशिगन स्टडी करते हैं। वो बोलते हैं टास्क सेंट्रिक एक तरह के लीडरशिप होते हैं और एक होते हैं एम्प्लॉय सेंट्रिक, ठीक है। तो इनका कंक्लूजन क्या था, एम्प्लॉय सेंट्रिक कौन होते हैं, जो आपस में जो रिलेशन है स्टाफ टू स्टाफ या मैनेजर टू स्टाफ, उन पे ज्यादा उनका फोकस रहता है, सबऑर्डिनेट के नीड पे ज्यादा ये काम करते हैं। कौन, एम्प्लॉय सेंट्रिक। टास्क सेंट्रिक क्या है, यानी कि इनका टास्क पे ज्यादा फोकस रहता है, ये एनी हाउ टास्क को कंप्लीट करना चाहते हैं। तो मिशिगन स्टडी में लिकर्ट इस नतीजे पे पहुंचे कि जो एम्प्लॉय सेंट्रिक लीडर है वो ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं और हायर जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है अपने एम्प्लॉय को उनमें, ठीक है। यानी कि अगर एम्प्लॉय सेंट्रिक लीडरशिप जो हो उसको हम लोग फॉलो करें किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी और जो स्टाफ है उनके अंदर सेटिस्फेक्शन भी ज्यादा होगा। तो समझ गए ओहायो स्टडी क्या है, मिशिगन स्टडी क्या है लीडरशिप का। चलते हैं आगे। अगला है मैनेजरियल ग्रिड, ठीक है। तो इसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट क्या होगा, आसान नहीं है, ठीक है। रॉबर्ट ब्लेक जो है और जेन मॉर्टन, इन्होंने मैनेजरियल ग्रिड दिया है। अब ग्रिड क्या है, एक तरह का मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट 12th में पढ़े होंगे ना, तो वही एक तरह का मैट्रिक्स है ये, ठीक है। अगर मैट्रिक्स से नहीं समझ में आ रहा है तो इसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से ही आप समझ लीजिए, ठीक है। तो एक तरफ क्या है इसमें, एक तरफ है इन्होंने ग्राफ बनाया था कंसर्न ऑफ फॉर पीपुल, ठीक है, यानी कि मैनेजर का लोगों के प्रति क्या कंसर्न है। दूसरा एक तरफ पर इन्होंने एक्स एक्सिस पे क्या लिया है, कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, यानी कि उसका प्रोडक्शन पे कितना कंसर्न है, उसी के अनुसार यहाँ पे न्यूमेरिक्स दिया गया है। तो इससे 5 स्टाइल ऑफ लीडरशिप इमर्ज होके आए हैं। अब देखिए, एक 1 और 1 पे, ठीक है, यानी कि ये 1 हो गया, ठीक है, और ये 1 हो गया। इसमें क्या है, 1 पे एक देखिए इम्पोवरिस्ट, ठीक है, इसको इम्प्रोवाइज नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे इम्पोवरिस्ट, ठीक है। इम्पोवरिस्ट मैनेजमेंट आपको देखने को मिलेगा। अब हम लोग देखेंगे इसका मतलब क्या है। इम्पोवरिस्ट का मतलब होता है टू मेक समबडी समथिंग इन पुअर इन क्वालिटी, ठीक है। तो अभी केवल आप इसी पे फोकस कीजिए, 1 and 1, ये क्या है, इम्पोवरिस्ट मैनेजमेंट है, ठीक है। इसमें क्या है, 1 जो है कंसर्न फॉर प्रोडक्शन भी कम है और इधर कंसर्न फॉर पीपुल भी कम है। 1 दिख रहा है आपको। चलते हैं आगे। दूसरा स्टाइल ऑफ लीडरशिप आपको दिख रहा है, ये है कंट्री क्लब,
ठीक है। कंट्री क्लब मैनेजमेंट क्या है, 1 और 9, यानी कि एक्स एक्सिस पे 1 है और वाई एक्सिस पे 9 है। तो वाई एक्सिस क्या है, कंसर्न फॉर पीपुल, यानी कि लोगों के प्रति इसका ज्यादा कंसर्न है, लेकिन एट द सेम टाइम क्या है, कंसर्न फॉर प्रोडक्शन इसका कम है। यह है कंट्री क्लब। तीसरे पे चलते हैं, टास्क मैनेजमेंट। अब देखिए 9:1 है, यानी एक्स एक्सिस पे इसका 9 जा रहा है और वाई एक्सिस पे क्या है, 1 है। ऐसे है ये मैट्रिक्स से, लेकिन मैं आपको उसी तरह से समझा रहा हूं। अगर एक्स एक्सिस पे देखिए ये 9 है, तो एक्स एक्सिस क्या है, कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन के प्रति ज्यादा कंसर्न है इसका। लेकिन वाई पे 1 है, और 1 क्या है, कम क्या है, कंसर्न फॉर पीपुल, यानी लोगों के लिए कंसर्न इसका कम मिलेगा। ठीक है। और एक है 9:9। अब देखिए 9.9 में क्या, एक्स एक्सिस भी 9 है, एक्स का वैल्यू भी, और यहाँ वाई का वैल्यू भी 9 है, यानी दोनों हाईएस्ट है, यानी कि कंसर्न फॉर प्रोडक्शन भी इसका बहुत ज्यादा है और कंसर्न फॉर पीपुल भी बहुत ज्यादा है। और लास्ट में कंक्लूजन निकलेगा यही बेस्ट है। और इन सबके बीच में एक लीडरशिप का स्टाइल है मिडिल ऑफ द रोड। ये 5 और 5 है। 5 और 5 का मतलब थोड़ा सा आधा इसका कंसर्न फॉर भी पीपुल है और आधा इसका मैनेजरियल ग्रिड में इधर कंसर्न फॉर प्रोडक्शन ये भी है, यानी कि प्रोडक्शन भी कंसर्न है इसका और लोगों का, पीपल का वेलफेयर भी कंसर्न है। तो रॉबर्ट ब्लेक बाद में इसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि ये जो 999 वाला जो है, ये जो टीम पे जिसका फोकस है, टीम मैनेजमेंट वाला, ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। लेकिन ओरिजिनलिटी में ये पता चलेगा कि इस तरह के लीडरशिप हम लोग को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलते हैं, नहीं मिलते हैं। ज्यादा से ज्यादा 5.5 ही देखने को मिलता है। इससे आपको यहाँ तक आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, फिर भी मैं इसको अब लाइन बाय लाइन डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है। तो जो रॉबर्ट ब्लेक और जीएन मॉर्टन ने बताया कि लीडरशिप का स्टाइल 2 डायमेंशन पर बेस्ड होता है, एक तो कंसर्न फॉर पीपुल और एक कंसर्न फॉर प्रोडक्शन। ठीक है। और इनको एक तरह से ग्राफिकली ये पोर्ट्रे किए हैं, इनको एक ग्रिड के फॉर्म में। वो ग्रिड कैसे है, 2 डायमेंशनल है, 9:9 मैट्रिक्स से। ये सिमिलर है ओहायो स्टेट स्टडी के। और फाइनली ये 5 तरह के लीडरशिप स्टाइल निकल के आते हैं यहाँ पे। तो पहला है इम्पोवरिस्ड। इम्पोवरिस्ड का मतलब मैंने समझाया था, टू मेक समथिंग पुअर इन क्वालिटी, यानी कि ये क्वालिटी को पुअर करेंगे। तो ये इस तरह के लीडर के ट्रेट आपको क्या नजर आएंगे। ठीक है। ये वर्चुअली सरेंडर कर देंगे अपना सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि इसको अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से मतलब ही नहीं होगा। ये क्या करेगा, एक्ट करेगा एज ए मैसेंजर ऑफ सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, यानी कि जो सुपीरियर जो बोलता है और सबऑर्डिनेट जो काम करता है, इसके बीच केवल मैसेंजर का काम करेगा। ऊपर से नीचे तक पहुंचाएगा बात, और नीचे से का बात ऊपर तक पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा उसकी गारंटी नहीं है, लेकिन सुपीरियर जो थोपेगा उसको अपने वर्कर पे लाके थोप देगा। तो ये इस तरह का मैनेजर है इम्पोवरिश। ठीक है। दूसरा क्या है, कंट्री क्लब। कंट्री क्लब क्या है, ये लेजे फेयर टाइप का है। लेजे फेयर इन द सेंस कि कंट्रोल इसका नहीं है। ठीक है। तो ये लोगों के प्रति तो थोड़ा बहुत कंसर्न शो करता है, क्योंकि ये 9 है लोगों का कंसर्न। ठीक है। तो कंसर्न शो करता है, लेकिन ये बहुत इजी गोइंग है। तो इसमें प्रोडक्शन हैम्पर होता है इस टाइप के लीडरशिप में। उसके बाद क्या है, टास्क ओरिएंटेड। अब यहाँ पे 9 क्या था, टास्क, कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, और 1 क्या था, कंसर्न फॉर ह्यूमन पीपुल। तो ये क्या है, कंट्री क्लब क्या है, सॉरी यहाँ पे है 9 क्या था, कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, 1 क्या था, कंसर्न फॉर पीपल। तो प्रोडक्शन के लिए कंसर्न ज्यादा है। तो इस टाइप के जो लीडर होते हैं हाईली ऑथोरिटेरियन होते हैं, जहां इनका केवल कंसर्न टास्क पे ही ज्यादा है। तो ऑथोरिटेरियन टाइप का लीडरशिप होगा। टीम ओरिएंटेड क्या होगा, ये इस टाइप के लीडर एकदम रेशनल होते हैं। ठीक है। और सेंसिटिव होते हैं किसके प्रति, लोगों के जो सबऑर्डिनेट उसके अंदर काम करते हैं उनके इमोशन के प्रति ये काफी एक तरह से सेंसिटिव होते हैं। ठीक है। इनका प्रोडक्शन पे भी फोकस रहता है और साथ साथ लोगों की इमोशंस पे भी फोकस रहता है। तो 9 दोनों में है इनका। तो सबसे बेस्ट यही रहते हैं। मिडिल ऑफ द रोड क्या है, ये इंटरमीडिएट है सारे स्टाइल ऑफ लीडरशिप के। तो ये जो मैनेजरियल ग्रिड है, ये स्टडी, इसमें क्या एक खामियां न आई। ठीक है। एक खामी ये है कि ये किसी टेंजिबल कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे, यानी कि कोई एक रोबस्ट कंक्लूजन इसका नहीं निकला। ठीक है। और जो भी ये स्टडी किया उसमें ये बताया कि जो 9 और 9 जो टीम ओरिएंटेड लीडर है, ये सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है। लेकिन इसका भी एविडेंस जो है वो बहुत कम है। ठीक है। ये प्रूफ नहीं कर पाया, ये इस टाइप की लीडरशिप ही ज्यादा सफिशियंट है। चलते हैं आगे। अगला है कि हमने पढ़ लिया ट्रेट थ्योरी और बिहेवियरल थ्योरी। ठीक है। यही है, ज्यादा नहीं है ट्रेट और बिहेवियरल में। ज्यादा कहाँ है, जब आप पढ़ेंगे कंटीजेंसी थ्योरी, जो सिचुएशनल अप्रोच है, वो थोड़ा लंबा है, लेंथी है, तो हम उसको कल देखेंगे, इसलिए पार्ट बाय पार्ट कर दिया। तो इतना राम कहानी हुआ। इससे क्या कंक्लूजन निकला कि बिहेवियरल थ्योरी और ट्रेड थ्योरी ये एक तरह का लीडरशिप स्टाइल को खोजने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हर एक सिचुएशन में इफेक्टिव हो। ठीक है। अक्रॉस ऑल सिचुएशंस इफेक्टिव हो।
ठीक है, लेकिन वो फेल कर जाते हैं। ठीक है, यानी कि सिचुएशन टू सिचुएशन हो सकता है कि अगर कोई लिबरल ऑर्गेनाइजेशन हो तो वहां क्या है, लेजे फेयर टाइप का आदमी सक्सेसफुल होगा, लेकिन कोई ऑथोरिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है, तो वहां लेजे फेयर सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये जो कोशिश तो इन्होंने किया था यही कि हमारे जो लीडरशिप जो हम बताएंगे ये लीडरशिप ट्रेट आप अपनाए तो वो सक्सेसफुल होगा ऑल ऑर्गेनाइजेशन में, वो फेल कर गया। ठीक है, वो हर जगह सक्सेसफुल नहीं हो गया। क्यों? क्योंकि वो डिटर्मिनिस्टिक थे। अब डिटर्मिनिस्टिक पे अगर मैं पूरे वर्ड का मीनिंग समझाऊं तो इस पे आधा घंटा का लेक्चर होता है। डिटर्मिनिस्टिक का कंप्यूटर साइंस में यूज होता है डिटर्मिनिस्टिक मॉडल। लेकिन डिटर्मिनिस्टिक क्या है कि जिसका आउटकम जो है प्री डिटरमाइंड हो। ठीक है, तो इनका जो लीडरशिप है क्वालिटी जो था ये प्री डिटरमाइंड करके चले थे कि ऐसा जो होगा वही सक्सेसफुल होगा। ठीक है, और इनमें क्या था, यूनिवर्सलिटी था। यूनिवर्सलिटी क्यों था? क्योंकि ये बोलते थे कि यही जो लीडरशिप स्टाइल है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेसफुल होगा। लेकिन आगे आएगा, हम लोग कॉन्टिजेंसी थ्योरी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ये क्या करेगा, ये रिजेक्ट करेगा। ठीक है, ये सारे व्यू पॉइंट को रिजेक्ट करेगा कि बोथ बिहेवियरल थ्योरी और ट्रेड थ्योरी दोनों गलत हैं। और जो ये बताएगा आगे कि जो भी इफेक्टिवनेस है लीडरशिप का वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। यानी कि सिचुएशन किसी आदमी को लीडर बनाता है और वो लीडरशिप कितना इफेक्टिव है स्टाइल वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। तो किसी सिचुएशन में हो सकता है कि लेजे फेयर अच्छा हो, किसी सिचुएशन में ऑथोरिटेरियन अच्छा हो। तो ये सिचुएशन बाय सिचुएशन डिपेंड करता है। तो हमने देख लिया आज, ये छोटा ही था लगभग। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे कल से कंटीजेंसी थ्योरी। आपको लग रहा है कि मैं कुछ स्लो बोल रहा हूँ तो हो सकता है आप इसको 2x स्पीड पे प्ले कीजिए या 1.5x पे कीजिए। धन्यवाद।